हाँ जी, हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम कोकोमो मॉडल डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हम उसकी इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे और पीएम की जो बात थी। यस, अभी किस बच्चे ने क्वेश्चन किया था? जरा बेटा अपना नाम बताइएगा। जिशान अहमद मैम। यस जीशान, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, ये जो पीएम है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, आपको ये जो आंसर जो पीएम का आ रहा है दैट मीन्स पर्सन मंथ, और जो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर 7 डेज हैं और 2 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि एक बंदा भी 7 डेज काम कर रहा है और दूसरा बंदा भी 7 डेज काम कर रहा है। लेकिन उसके लिए हम फिर उसको अलग अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस तरह से, कॉन्सेप्ट देखें, तो इसका मतलब यही है कि बेसिकली जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है इस चीज़ को काम करने के लिए, वो 14 डेज का रिक्वायर्ड है। अगर एक बंदा काम करेगा तो वो एक्टिविटी हमारी 14 डेज में हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसके ऊपर 2 बंदे लगा देते हैं, तो क्योंकि काम डिवाइड हो जाएगा, तो उसके हाफ में काम हो जाएगा, 7 डेज में काम हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो ये पीएम था, जैसे कि आप कह रहे थे कि पीछे जैसे हमने 10 पीएम था, तो यस दैट एक्चुअली मेंट कि आपके 10% जब आप पीएम के जो ये वाली वैल्यू आती है, उसका मतलब यही होता है कि आपके इतने परसेंट आपको इतने मंथ में रिक्वायर्ड है, यानी कि 146% फॉर 146 मंथ्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 146% फॉर 146 मंथ्स, तो आपको ये कह रहे हैं कि हर मंथ में 146 लोग काम करें और आपके पास 146 मंथ्स हैं। तो क्योंकि आपकी इस तरह का चीज़ नहीं हो सकती, ऐसे नहीं होता कि अगर आपके 146% आप देखें, इस 146 पीएम का मतलब होगा कि आपको 146 जो पर्सन है वो रिक्वायर्ड है, और आपको जो मंथ्स हैं रिक्वायर्ड काम करने के लिए, वो 146 मंथ्स हैं। अब आपने उन 146 पर्सन्स को उन 146 मंथ्स के ऊपर डिवाइड करना है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस वक्त एक मंथ में एक बंदा एक चीज़ पे काम कर रहा है, दूसरे मंथ में दूसरा बंदा काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास 146 पर्सन की रिक्वायरमेंट है और साथ हमारे पास 146 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। तो 146 पीएम जो है वो आपको इस तरह की फिगर देता है। इसी वजह से हम फिर इससे एवरेज स्टाफिंग और स्केड्यूल दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। इसी वजह से हमें स्केड्यूल कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से ये वाला फॉर्मूला दिया जाता है, टी डिव वाला। तो उसके अंदर फिर हम इस एफर्ट को डालते हैं, तो हमें फिर एक एवरेज मिल जाता है कि अगर वो सेमी डिटैच्ड है तो उसको फिर कितनी ड्यूरेशन में होना चाहिए, और अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसको कितनी ड्यूरेशन में होना चाहिए। क्योंकि ये जो वाली चीज़ होती है ना कि आपके पास, लेट्स सपोज आपके पास 12 मंथ्स है और एक प्रोजेक्ट को करने के लिए, और आपके पास जो टीम मेंबर्स हैं वो 35 हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने उस ड्यूरेशन के अंदर उस टीम को एडजस्ट करना है, कितने लोग कौन से मंथ में काम करेंगे। उसके लिए आप ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हैं, और जब आप ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे फिर आप अपनी स्टाफिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय पीएम। अगर पीएम लिखा हुआ है 146 पीएम, तो यस जीशान इज राइट, इट मीन्स दैट 146 पर्सन्स एफर्ट इन 146 मंथ। इसका मतलब है कि आप, लेट्स सपोज आपके पास जो रिक्वायर्ड टाइम है टू फिनिश योर प्रोजेक्ट वो है 146 मंथ्स, और आपके पास जो पर्सन्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हैं दैट दे आर 146 पर्सन्स। अब उन 146 पर्सन्स को आपने 146 मंथ्स के अगेंस्ट स्केड्यूल करना है। तो आपको पता है कि जब आपकी एक चीज़, एक बंदा काम कर रहा है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब आप उसकी ज़्यादा बंदे उस पर काम पे लगाएंगे तो उसकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो उस चीज़ को सेट करने के लिए, टू सेट दी 146 पर्सन्स फॉर 146 मंथ्स, आप क्या करते हो, पहले आप ड्यूरेशन निकाल लेते हो जो आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए। क्योंकि जब आपको एफर्ट पता चल गई है पर्सन मंथ्स में, तो आप ड्यूरेशन उसकी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल बी द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर आप ये वाली एफर्ट लगाओ तो। अगर इतनी एफर्ट आपको रिक्वायर्ड है तो इस एफर्ट के साथ आपका प्रोजेक्ट कितने ड्यूरेशन में हो जाएगा। ठीक है, इस बार इसको हम लोग स्केड्यूल कह रहे हैं। यहाँ स्केड्यूल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वैसे टी डिव इज द राइट term for this, that is the time required for development of the project. This is not schedule. ठीक है, तो टी डिव इस जो फॉर्मूला है उसके अंदर आप इस एफर्ट को डाल लेते हैं, और वहाँ से आपके पास 14 मंथ्स एक आपकी जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की फिनिश होने की, वो आपके पास आ जाती है कि अगर आप इतनी एफर्ट लगाएंगे
तो आपका प्रोजेक्ट कितने मंथ्स में हो जाना चाहिए। तो अगर हम इतनी एफर्ट लगा रहे हैं तो हमारा प्रोजेक्ट 14 मंथ्स में हो जाना चाहिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट 14 मंथ्स में हो जाना चाहिए और आपके पास इस वक्त जो अवेलेबल एफर्ट है वो ये है कि आप जी 146 मंथ्स है और 146 आपके पास पर्सन है, ये आपकी टोटल एफर्ट है जो आपको रिक्वायर्ड है। अब आपको ये रिक्वायर्ड एफर्ट का भी पता है और उस एफर्ट को कितने ड्यूरेशन में काम करना चाहिए आपको ये भी पता है। तो हम पे कितने लोगों को काम पे लगाएं, उस चीज़ को हम एवरेज स्टाफिंग सिंपल कर सकते हैं। सिंपल ये फार्मूला है, दीज आर नॉट दी फार्मूलाज ऑफ कोकोमो मॉडल। ये सिर्फ ये है कि अगर आपको एफर्ट और स्केड्यूल का पता होता है तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दोज नंबर ऑफ पीपल एंड देन स्टाफिंग एज वेल। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स मैम सपोज हम इसको आसान यस अल्फाज में कह सकते हैं कि 146 पीएम जो है 146 मंथ के लिए, मतलब एक मंथ के लिए हमारे पास एक पर्सन है। अगर वही हम एक महीने में 10 पर्सन कर लेंगे तो हमारे पास 14 मंथ में वो काम देखिए, हो जब जाएगा। आप ये कहते हैं ना कि एक मंथ में एक पर्सन काम करेगा तो ये कोई हमें कोई खास इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रहा। मतलब 1 पर्सन 1 मंथ कोई तुक नहीं बनती ना। लेकिन इसीलिए हम फिर इसको, लेकिन ये जो ओवरऑल ये जो आपका 146 पर मंथ है इसका मतलब बेसिकली यही है कि वो ये कह रहे हैं कि 146 आपके मंथ्स होंगे और 146 पर्सन होगा। तो आप जो बात कर रहे हैं 1 पर्सन पर मंथ, ये बात वही है। लेकिन देखा जाए तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए फिर हमें ड्यूरेशन भी निकालनी पड़ती है और फिर हम वहाँ से स्टाफिंग भी निकाल लेते हैं। क्योंकि ये जो आपको है ना, ये नंबर ऑफ पर्सन आपको नहीं बता रहे। ये आपको जब एफर्ट मैंने आपको पढ़ाई थी तो एफर्ट में मैंने आपको बताया था कि दिस इज जस्ट एन ओके, दिस इज जस्ट एन मेजरमेंट कि आप एफर्ट को पर्सन मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं। और पीछे जो मैंने आपको ग्राफ बताया उसमें भी आपको मैंने ये बताया कि उसके अंदर वो चीज़ आपकी फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता कि एक बंदा एक 7 दिन पे काम कर रहा है तो वही करता रहेगा, हो सकता है कि कम या ज़्यादा हो जाए। सिमिलरली जो आपकी एफर्ट होती है उसका मतलब हम कभी भी नंबर ऑफ मंथ्स में या नंबर ऑफ पर्सन्स में नहीं लेते, क्योंकि एफर्ट इस तरह का एक ड्राइवर है जिसको हम फिर नंबर ऑफ मंथ्स और नंबर ऑफ पर्सन्स को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और एफर्ट को जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम सिर्फ पीएम इसलिए कहते हैं कि उसको हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हाँ जी अब हम ये कह सकते हैं कि ये इतना टाइम है और इतने पर्सन्स हैं जो कि इतने KLOCs को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपकी टीम में अगर इतने 32,000 KLOCs हैं तो आप 146 प्रोग्रामर्स रखेंगे, ऐसे तो नहीं होता। हो सकता है कि आप में से कुछ आपके जो अगर आपने डिवाइड भी किया हुआ है तो एक प्रोग्रामर कोई जो है वो 15,000 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा है और दूसरा जो है वो 15 लिख रहा है और जो तीसरा है वो आपका 2,000 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहा है। तो ओवरऑल आपकी 3 ही प्रोग्रामर्स हैं लेकिन आपकी 32,000 जो लाइन्स ऑफ कोड्स हैं वो तो हो गए पूरे। लेकिन वो जो एफर्ट लगेगी, अब जो बंदा आपके 15,000 लाइन्स ऑफ कोड्स लिख रहा है वो अपने हिसाब से टाइम लेगा, जो 2,000 लाइन्स ऑफ कोड्स लिख रहा है वो अपने हिसाब से टाइम लेगा, ऐसे ही होगा ना। तो इसके लिए ये जो हम पीएम है इसको हम कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कहते कि ये इतने पर्सन हैं या इतने मंथ्स हैं। ये जस्ट आप इसको ये समझें कि हमें ये बता रहा है कि हमें 146 लोगों जितनी एफर्ट चाहिए टिपिकली इतने मंथ्स के लिए। समझ आ गई है? इसको हम ओके मैम, अब डायरेक्ट समझ आ कभी गई नहीं है। कहते कि इतने नंबर्स हमें रिक्वायर्ड है। समझ आई है? शुक्र है कि समझ आ गई। वैसे आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हमें कभी समझ नहीं आया कि पहले हम यहाँ पे पर्सन मंथ कह रहे हो फिर उसके बाद हम पर्सन क्यों फाइंड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म जो पीएम है उसका क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, लेकिन आपने देख लिया कोकोमो मॉडल कितना आसान है एज कम्पेयर टू फंक्शन पॉइंट, ऐसा ही है ना। लेकिन इसमें इशू यहाँ आ जाता है कि आपके पास फिर ये KLOC की इंफॉर्मेशन हो तब, अगर ना हो तो फिर क्या होना चाहिए वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे यही है कि एक तो हम KLOCs यूज़ करते हैं, दूसरा यहाँ पर अगर हम सिस्टम साइज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि आपने भी क्वेश्चन किया था, इट वाज अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन कि मैम अगर मतलब हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स हो या हार्डवेयर टूल आप इस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर डेफिनेटली एक शॉर्ट कमिंग हो जाएगी क्योंकि आप उन चीज़ों को तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हो इस फॉर्मूला के अंदर। आप तो सिर्फ साइज़ की बात कर रहे हो, KLOC की बात कर रहे हो। तो इट मीन्स के आप पूरी की पूरी जो यहाँ पर आपने कॉस्ट निकाली है ये वाली,
आप किस चीज़ की बेस पे निकाल रहे हो? ये देखो आपने 146 के साथ अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाली हुई है कि आपका अगर एक मंथ में 15,000 आपकी कॉस्ट आ रही है तो, और उसके ऊपर आपका 146 पर मंथ आपकी टोटल एफर्ट है, तो फिर टोटल एफर्ट पे कितना काम आएगा? तो जो एफर्ट है वो तो आप टोटली साइज पे कैलकुलेट कर रहे हो, और जो कॉस्ट आप कर रहे हो वो टोटली आप अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज की बेस पे कर रहे हो कि जी हमें तो इतने बंदे चाहिए तो इतने हमारी कॉस्ट है। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आपने प्रोजेक्ट की यहाँ पे निकाली है 2,19,000, उस फॉर्मूला के अंदर जो आपने फिगर यूज़ की है वो तो सिर्फ पीएम थी। इट मीन्स कि एक्चुअली आप जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो आपकी पूरी की पूरी मैन पावर के ऊपर कैलकुलेट हो रही है। आपके हार्डवेयर टूल्स, आपकी सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो चीज़ें तो कंसिडर ही नहीं हो रही। लेकिन ये जो कोकोमो मॉडल है, इट्स नॉट कि ये कोई यूजलेस मॉडल है। दिस इज कॉल्ड, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज बेसिक मॉडल। और इसको आप जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल ना हो अबाउट योर सॉफ्टवेयर, तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं फॉर दी अर्ली एस्टिमेशन। ठीक है, जैसे प्लानिंग लेवल पे आपको रिक्वायर्ड है, या आपसे प्रोजेक्ट डिसीजन लेने के टाइम पे कि हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस लेवल पे जब एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सोचना पड़ता है तो तब वो एस्टिमेट करके बता सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड कर सकती है इस प्रोजेक्ट को कि नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर ये बेसिक जो मॉडल है ये यूज़ करना आसान होता है। ठीक है, कवर करने के लिए हमारे पास जो सेकंड स्टेज आया था दैट इज इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। और इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल हैव यूज्ड फ्यू कॉस्ट ड्राइवर्स जो कि आप यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे थे, जो हम कोकोमो का इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, दैट वाज यूजिंग द साइज अलोन। ठीक है, बट नाउ वी आर यूजिंग दी 15 कॉस्ट ड्राइवर्स जो कि हम इंटरमीडिएट के अंदर यूज़ करेंगे। हमारे पास जो 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनकी 4 कैटेगरीज हैं। तो ये कैटेगरीज अगर आपको पता है तो आपके लिए इन एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये प्रोडक्ट की, कंप्यूटर, पर्सनल, प्रोजेक्ट की ओवरऑल सबकी आप अलग अलग से एट्रीब्यूट्स निकालते हो। ठीक है, और वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको फिर आप मॉडल के अंदर डिफरेंट वेट्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स क्या हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर आप ये देखेंगे कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी क्वालिटीज़ के बारे में। ठीक है, कि वो रिलायबिलिटी कितनी है, वो अगर डेटाबेस यूज़ कर रहा है तो उसका कितना साइज़ है, और प्रोडक्ट आपकी कितनी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद देन यू हैव दी हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स। हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स के अंदर आप 4 एट्रीब्यूट्स देख रहे होते हो कि रन टाइम परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट उसकी है या नहीं है, अगर वो हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है तो उसको क्या मेमोरी कंस्ट्रेंट चाहिए। ठीक है, मेमोरी उसको कितनी चाहिए। वॉलेटिलिटी ऑफ द वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट। वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन आप लोगों ने अभी तक कोडिंग वगैरह भी तो की है, तो कुछ ना कुछ वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ा तो होगा, आईडीईज आपने यूज़ किए हैं। वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट जल्दी से बताएं। आपके साथ जो सीनियर हैं एटलीस्ट वो तो बता ही सकते हैं, जो 6-7 सेमेस्टर वाले हैं उनको तो पता होना चाहिए। 7th 8th वाले, 6 में तो आप खुद भी हैं। वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट क्या होती है बच्चा? एक कोई एक जवाब दे दे जल्दी से। आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दे दूं? स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ रही हूँ। चलें, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स के अंदर है दी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? आप लोग प्रेजेंट भी हैं कि नहीं है? प्रेजेंट है मैम। तो टर्न अराउंड टाइम का भी नहीं पता कि वो क्या होता है। टाइम में टर्नओवर होता है मैम, ये जिसमें कुछ काम सबमिट वापस करना होता है, उस काम तक पहुंचना होता है, पूरा करना होता है एक सर्कल बट पूरे उसके लिए। यस, आपके इंस्ट्रक्शन पे कितना जल्दी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ होती है। ठीक जी है, मैम। और वर्चुअल मशीन के बारे में किसी को नहीं पता? वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट क्या होती है? एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम यूज़ करते हैं अपनी एप्स को रन करके चेक करने के लिए। हाँ, तो आप लोगों ने तो और भी बहुत सारे आईडीज यूज़ किए हैं, तो किसी एक में अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट नज़र आई हो, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज आपने पढ़े हैं ना, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? वैसे हैरानगी की बात है 6th सेमेस्टर में इतनी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग तो की होगी,
और प्रोग्रामिंग ना भी करें तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए वीकेंड की रीडिंग असाइनमेंट अच्छी बन रही है फिर। अच्छा, एनीवेज पर्सनल एट्रीब्यूट है, दिस विल बी अबाउट द टीम जो कि आपकी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको जहन में रखने चाहिए। और जब आप लोग आपकी क्लास वालों ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको ये कहा था कि डेफिनेटली फिर आपको टीम की कैपेबिलिटी देखनी पड़ती है। तो आप देखिए, हम बेसिक कोकोमो में नहीं देख रहे थे, लेकिन अब आपका जो नेक्स्ट स्टेज है इंटरमीडिएट कोकोमो जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर फिर हम टीम की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं कि उनकी प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी कितनी है, एप्लीकेशन का ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें उसका कितना एक्सपीरियंस है, जो लैंग्वेज टूल यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना है, एनालिस्ट जो आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका एनालिस्ट होता है उसकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो अच्छा एनालिस्ट है कि नहीं है। तो इस तरह की सारी चीज़ों को भी आप रेट कर रहे होते हो। सिमिलरली हैव फ्यू प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। तो प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है? प्रोडक्ट में आप सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं ना, और प्रोजेक्ट के अंदर आपकी बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आप बिल्ड कर रहे होंगे, जो मेथड्स आप उसको बिल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, जिस एनवायरनमेंट में वो चल रहा होगा, और जो उसके साथ डिफरेंट चीज़ें एसोसिएटेड हैं जिनको आप स्केड्यूल कर रहे होते हो, ठीक है, उन सारी चीज़ों को मिला के फिर आपका एक प्रोजेक्ट बनता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। और एंड में जो सॉफ्टवेयर बन रही होती है हम सिर्फ उसको प्रोडक्ट कह रहे होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस होता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में जस्ट जो प्रोडक्ट आपने बनानी है, जो सॉफ्टवेयर आपने बनानी है, हम उससे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होते हैं। और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में फिर हम ओवरऑल जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं आपकी प्रोडक्ट के साथ, हम उनको भी देख रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि आप कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ कर रहे हैं या कौन सा मेथड या मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आपका उस प्रोजेक्ट को रन करने का या डेवलप करने का क्या स्केड्यूल है। तो उसके साथ यानी जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं आपकी प्रोडक्ट के साथ, उनको आप प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में देख रहे होते हैं, ठीक है। अब जब आपका इंटरमीडिएट आ जाता है तो इंटरमीडिएट में ये होता है कि वी डू दी एफर्ट एडजस्टमेंट। अब चूंकि हम साइज के ऊपर काम कर रहे हैं कोकोमो के ऊपर, कोकोमो के अंदर, तो यहाँ पर हम एक एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर यूज़ कर लेते हैं इंटरमीडिएट कोकोमो के अंदर। और एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर जो होता है वो आपका बेसिकली एडजस्टेड फैक्टर होता है बेस्ड अपॉन दी कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्राइवर्स जो कि जिनकी अभी आपने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिफरेंट देखे हैं, इन सारे एट्रीब्यूट्स को आपने बेसिकली देखना होता है। तो अकॉर्डिंगली फिर आपका जो कोकोमो मॉडल है, इक्वेशन है, वो भी थोड़ी सी अपडेट हो जाती है। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपनी इक्वेशन को, जो कोकोमो की इक्वेशन है, ठीक है। सो बात वहीं पे आ जाती है कि E is basically the effort, KLOC is kilo lines of code, 1000 lines of code, A1 और A2 are the constants, and EAF is effort adjustment factor. अब effort adjustment factor आपके पास ये अवेलेबल है, ठीक है। इस पे ये है कि आपकी जो एट्रीब्यूट्स हैं जो भी हमने पढ़े, ठीक है, ये वही वाले सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो साथ में EAF हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं, वो आपको दे दिए गए हैं। जब आप इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को वेरी लो, लो या नॉमिनल, हाई, वेरी हाई, एक्स्ट्रा हाई, ये आपकी 6 आप कह सकते हो कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी की लेवल्स होते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आप एक एट्रीब्यूट को दोगे उसके अगेंस्ट जो उसका EAF है वो आप उठा सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज रिलायबिलिटी के, अगर आपकी वेरी लो रिलायबिलिटी, आपका ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट था, तो उसमें अगर रिलायबिलिटी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसका इन्फ्लुएंस कम से कम है, ठीक है, यानी कि वेरी लो है तो आप 0.75 उठा लोगे, अगर वो हाई है तो आप 1.15 उठा लोगे, ठीक है। यहाँ पे आई गेस मैंने कोई एग्जांपल शायद डाली हो, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपकी A1, B1, B2 ये जो वैल्यूज़ हैं वो तो वही रहती हैं, और जो EAF है उसके लिए ये करना होता है आपने कि आप इन सारे एट्रीब्यूट्स को पहले आप सोच लेते हो कि जी कॉम्प्लेक्स कितने हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को जब आप रेट कर देते हो तो उसका रेट करने से के बाद जिस तरह के आपको फंक्शन पॉइंट्स के अंदर भी वेट्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपको उनका एडजस्टमेंट फैक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो भी रेट यहाँ पे करेंगे उसके अगेंस्ट वो वाला जो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको आप उस फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप लोगों को विजिबल हो तो आपके पास जो लेट्स सपोज के अगर आपकी रिलायबिलिटी हाई है किसी भी प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की, या रिलायबिलिटी अगर हम एट्रीब्यूट रिलायबिलिटी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी
हाई है तो हम लोग उसका EF यहाँ से उठा लेंगे जिसकी हाई पे आ जाती है 1.15, ठीक है, उसको हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेंगे 1.15 EF की जगह पे, ठीक है। और अगर आपको KLOCs भी गिवन है तो आप उनको डाल सकते हो, ये 2.8 A1 और A2 ये वही वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वही कॉन्स्टेंट्स हैं और उनको आपने यूज़ कर लिया इंटू 1.15 इंटू 1.15 क्या है, ये अब वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर है जो कि एट्रीब्यूट एडजस्टमेंट फैक्टर है। और यहाँ पे आपको जिस एट्रीब्यूट की बात की गई थी वो रिलायबिलिटी है, तो उसको फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो विद 1.15। डेफिनेटली अगर आपके पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो उसके लिए यही होगा कि आप सारे एट्रीब्यूट्स को की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से निकालेंगे एंड देन यू कैन सम देम अप, और उसके बाद आप सबकी अलग अलग एफर्ट कैलकुलेट करके उनको ऐड अप कर सकते हो, तो फिर आपके पास एंड में जो टोटल आएगी दैट विल बी योर एफर्ट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो आपकी डेवलपमेंट टाइम है, ठीक है, वो आप निकाल सकते हो TDEV, यानी कि डेवलपमेंट टाइम, यहाँ पे D लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली TDEV, वही वाला तरीका है B1 एफर्ट पावर B2, ठीक है। एफर्ट जो आपके यहाँ पे निकली है वो 191 है, B1 B2 वही वाले आपकी वैल्यूज हैं जो कि आपके बेसिक कोकोमो की मॉडल से हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कितने पर्सन्स रिक्वायर हो सकते हैं, स्टाफिंग N इज बेसिकली द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड, ठीक है। सो उसके अगर आपको एफर्ट भी पता है, जितनी आपको ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है वो भी पता है, तो फिर आप उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं। सो बेसिक आपका जो कोकोमो इंटरमीडिएट का मॉडल है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला आपका फार्मूला है वो सेम फार्मूला है जिसके अंदर आप A1 सोर्स लाइन ऑफ कोड्स A2 इनटू EF आपका सिर्फ इंटरमीडिएट फैक्टर, इंटरमीडिएट कोकोमो के अंदर आपका एट्रीब्यूट फैक्टर है, एडजस्टमेंट फैक्टर है, जो कि आपको गिवन होता है कोकोमो मॉडल के अंदर, तो आप अकॉर्डिंगली उसको जो भी रेट करते हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके अगेंस्ट उसका फैक्टर उठा सकते हो। अगर आप लोग कभी ऑनलाइन कैलकुलेटर चेक करें ना, कोकोमो ऑनलाइन कैलकुलेटर कभी चेक कीजिएगा, अभी वीकेंड के ऊपर ऑनलाइन आपको अवेलेबल होते हैं कोकोमो कैलकुलेटर्स, उसके ऊपर यही होता है कि वो आपसे इन सारी चीज़ों की वैल्यू पूछते हैं। उन्होंने ये लिखा हुआ होगा ना रिलायबिलिटी, और नीचे उन्होंने ये ऑप्शंस दी हुई होंगी हाई, वेरी लो, नॉमिनल, और उसके अंदर आप उसको जिस तरह से चॉइसेस होती है ना आपकी इसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस, उस तरह से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट में है, ठीक है। और वो फिर क्या करता है कि अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन के ऊपर वैल्यूज़ आपकी डाल के उनको एड अप करके आपको फाइनल जो आपकी एफर्ट है वो कैलकुलेट करके देता है। तो अगर आप कभी चेक कीजिएगा ज़रूर, कभी नहीं बल्कि आज ही अगर आप चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है, रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर आप कभी कोकोमो कैलकुलेटर खोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाले सारे वहाँ से एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे और वो आपसे पूछ रहा होगा, एक वो आपसे पूछेगा जी कितने 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स हैं, और दूसरा वो आपसे इन सारे एट्रीब्यूट्स का पूरा एक MCQ लेवल का फॉर्म होगा, उसमें आप उनको ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से सिलेक्ट करते जाओगे, हाई, वेरी हाई, एक्स्ट्रा हाई, ठीक है, और फिर वो आपको कैलकुलेट करके खुद ही दे देता है। तो ये चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं व्हेन यू विल यूज़ एनी कोकोमो कैलकुलेटर ऑनलाइन, अगर आप यूज़ करते हैं, खुद कैलकुलेट नहीं कर रहे तो, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है कंप्लीट एंड डिटेल्ड कोकोमो। ये भी बेसिकली वही आपकी इक्वेशन होती है, वही आपके A1 A2 B1 B2 वही आपका मॉडल होता है। इसके अंदर हम सिर्फ करते ये हैं कि मैम ये नेक्स्ट क्लास में ना करें, नमाज का टाइम है मैम। हाँ नमाज का टाइम ज़रूर है, लेकिन ये आपके सिर्फ 5 मिनट्स की 2 स्लाइड्स हैं, ओके ठीक है, तो फिनिश कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा फिर इसको रिपीट करूँगी, तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये तीनों आप एटलीस्ट मेथड्स को आपके जो इंट्रोडक्शन है एटलीस्ट वो फिनिश हो जाए, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा, जो डिटेल या कोकोमो मॉडल आया था, हम जब कोकोमो मॉडल कर रहे हैं तो आपने देखा हम सिस्टम को ओवरऑल देख रहे हैं ना कि उसके कितने जी साइज है या कितना लाइन ऑफ कोड्स है, लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसमें कुछ चीज़ें हार्डवेयर इंटीग्रेशन की होती हैं, कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन की होती हैं, कुछ चीज़ें डेटाबेस से रेलेवेंट होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं ना यूजुअली। लेकिन हम अभी तक जो कोकोमो मॉडल्स हमने दोनों स्टेजेस यूज़ किए हैं उसमें हम एज अ होल एक होमोजीनियस एक सेम एंटिटी के तौर पे उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और हम पूरे सिस्टम को ओवरऑल ऑर्गेनिक कह रहे हैं या पूरे के पूरे सिस्टम को सेमी डिटैच्ड कह रहे हैं। तो आप लोगों ने भी आपकी बार बार मैं रेफर इसलिए कर रही हूँ कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन था ये जिसने भी किया है, कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से हो तो आपका जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं और उसमें कुछ मॉड्यूल्स आपके लिए करना आसान हो सकते हैं, कुछ आपके लिए करना मुश्किल हो सकते हैं,
ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको जो मैंने एग्जाम्पल दी थी आप लोगों के क्विज के अंदर कि यू आर क्रिएटिंग अ शॉपिंग एप्लीकेशन फॉर द ब्लाइंड यूजर्स, तो हो सकता है कि आपके लिए टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट करना आसान हो, क्योंकि वो तो आप APIs यूज़ कर लेंगे, इनपुट भी आप ले लेंगे, वो सारा भी ठीक है, वो वाला पार्ट आपका सॉफ्टवेयर का आसान हो जाएगा। जेस्चर्स कंट्रोल्स भी ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, वो भी आसान हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट वेबसाइट से और ऐसी वेबसाइट से जो कि डायनामिक हो, उनसे डेटा सेट उठा के लाना, उसको फिर आप कैसे सेव करोगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा, उसको आप कैसे प्रोडक्ट डिटेल में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करोगे, वो वाला जो मॉड्यूल होगा उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी का जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। ऐसे ही होगा ना। तो इट मीन्स कि हमें कभी पूरे सिस्टम को कॉम्प्लेक्स या कभी पूरे सिस्टम को जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स कहना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो बजाय इसके कि हम पूरे सिस्टम को ही कॉम्प्लेक्स कह रहे हों या पूरे सिस्टम को ही ऑर्गेनिक कह रहे हो, हम ये कर सकते हैं कि हम सिस्टम को डिकम्पोज कर लें डिफरेंट कैटेगरीज में, और फिर उन कैटेगरीज को हम बताएं कि जी ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, ये स्मॉल साइज्ड मॉड्यूल है या ये मीडियम साइज मॉड्यूल है। तो बजाय इसके कि हम एज अ होमोजेनियस एंटिटी उसको ट्रीट करें, वी शुड बी ट्रीटिंग इट एज डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो उसमें जो आपका कोकोमो मॉडल, डिटेल्ड कोकोमो मॉडल है, उसमें ये होता है कि कभी भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कभी भी कोई आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसको आप डिवाइड कर लें, उसके एक GUI पार्ट में, उसके डेटाबेस पार्ट में और उसके कम्युनिकेशन पार्ट में। ठीक है। और फिर आप ये करें कि इन तीनों के लिए आप उसको अलग अलग कोकोमो मॉडल यूज करके एफर्ट कैलकुलेट करें, डेटाबेस पार्ट के लिए अलग एफर्ट कैलकुलेट करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए अलग, कम्युनिकेशन पार्ट के लिए अलग, और फिर आप उन तीनों को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल सिस्टम की एफर्ट आ जाएगी। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, क्योंकि आप ज़रा डिटेल में जा रहे हो, आप मॉड्यूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो कि वेरी कर सकती है उनको भी आप देख रहे हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस पार्ट है उसको आप सेमी डिटैच्ड के साथ कोकोमो मॉडल में यूज़ कर लें, जो GUI है उसको आप ऑर्गेनिक समझ लें, क्योंकि यूजुअली GUI आसान ही होता है। ठीक है। जो कम्युनिकेशन पार्ट है, जो आपकी इंटरनल लॉजिकल पार्ट होता है, जिसमें आपके हार्डवेयर भी हो सकते हैं, आपकी जो प्रोसेसिंग ऑफ एल्गोरिथम है वो रिक्वायर्ड होती है, आप डिफरेंट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो, आप दूसरे हार्डवेयर के साथ, दूसरे सिस्टम के साथ कर रहे हो, या क्लाइंट यूज़र के साथ, इस जो क्लाइंट और जो मेन आपका सिस्टम है उसके साथ। तो इस तरह की डिफरेंट जो आपकी इंटरनल वर्किंग होती है उसको आप कम्युनिकेशन पार्ट में ले सकते हो, और उसकी जो आप कॉम्प्लेक्सिटी या एफर्ट आप फाइंड आउट करोगे वो आप एम्बेडेड सिस्टम में कैटेगराइज करके उसको कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम को पहले डिकम्पोज कर लो, उसके डेटाबेस पार्ट को अलग कर लो, GUI को अलग और कम्युनिकेशन पार्ट को अलग। ठीक है। फिर आप डेटाबेस पार्ट के लिए जो एफर्ट कैलकुलेट करोगे के A1 और KLOC A2, तो उसमें जो आप A1 A2 की वैल्यू यूज़ करेंगे वो आप सेमी डिटैच वाली यूज़ कर लें। GUI के लिए आप ऑर्गेनिक की यूज़ करेंगे और कम्युनिकेशन पार्ट के लिए आप एम्बेडेड की यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ मॉडल। आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑप्शन कि आप ये यूज़ कर लो। ये मॉडल आपको ये कहता है कि आपको ये वाली जो टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं प्रोजेक्ट्स की यूज़ करनी चाहिए फॉर दीज कंपोनेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है। जब सबके अलग अलग आपके पास 3 ईज आ जाएंगे, 3 एफर्ट्स आ जाएंगे, तो आप उन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल सिस्टम की एफर्ट आ जाएगी। तो उस तरह से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा, अगर आसान चीज़ है, ऑर्गेनिक है, तो उसका स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू उस पार्ट के बन जाएगा, अगर डेटाबेस पार्ट है तो उसका स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस पार्ट बन जाएगा। तो वो आपको एक ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है अबाउट योर प्रोजेक्ट, रादर देन कि आप होल प्रोजेक्ट को एज अ होमोजेनियस एंटिटी treat करें। That is end of today's lecture. If you have any problem in Kokomo, you can ask right now. और ये चीज़ आपने घर में जाके एक तो Kokomo कैलकुलेटर आपने देखना है, ठीक है, एंड पूछूंगी नहीं मैं, आपको देखना चाहिए ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देख के आनी है कि वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट क्या होती है। इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर पूछूंगी। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।